नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल तो परमाणु मॉडल के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल थॉमसन मॉडल क्या है, इन्होंने क्या कहा, परमाणु के बारे में कौन से तथ्य रखे और थॉमसन मॉडल के अंदर कौन कौन से दोष हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि थॉमसन मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। थॉमसन मॉडल का दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और थॉमसन ने यह कहा कि जो परमाणु का धनावेश होता है वो सममित रूप से वितरित रहता है। ये जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोलाई होता है, इसमें धनावेश एक समान रूप से वितरित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर वितरित रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बीच के अंदर धसे हुए रहते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। जैसे वाटरमेलन में तरबूज के अंदर जो तरबूज होता है वो तो एक धनावेशित गोला है और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की समान होते हैं। यह मॉडल है। इस मॉडल के दोष क्या क्या हैं? तो पहला दोष तो यह है कि यह मॉडल द्रव्यमान को एक समान रूप से वितरित मानता है, क्योंकि हम जानते हैं धनावेश जो कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, धनावेश प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर ही नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का योगित तो द्रव्यमान होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम बात करें तो ये मॉडल ये कहता है कि परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से फैला रहता है। लेकिन जब वास्तव में देखते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो एक समान रूप से फैला हुआ नहीं रहता है, वो केवल परमाणु के सेंटर में बीच में अति सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसे आगे चलकर रदरफोर्ड ने नाभिक के रूप में खोजा था, है ना। दूसरी कमी इस मॉडल की यह है कि ये मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के बारे में नहीं बता पाया, जबकि हमें पता है वास्तव में कि इलेक्ट्रॉन तो गतिशील होते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि ये मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। कुल मिलाकर ये मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा मॉडल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। दूसरा है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, है ना। देखो ये प्रयोग क्या कहता है। रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली, सोने की बारीक पन्नी, इतनी बारीक कि लगभग एक एक परमाणु की एक लेयर बने, है ना। जैसे एक एक परमाणु की एक लेयर बने, इतनी बारीक पन्नी ली, बिल्कुल बारीक पन्नी। सोने की पतली से पतली परत बनाई जा सकती है क्योंकि सोने की आघातवर्धनीयता और तन्यता सबसे ज्यादा होती है। लगभग 0.00004 सेंटीमीटर की एक सोने की पतली पन्नी का ली। जैसे ये सोने की एक पतली पन्नी है और इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, तो यहां पर कोई अल्फा कणों का स्रोत लिया, है ना। अल्फा कणों का स्रोत, अल्फा कण का स्रोत, जैसे कोई रेडियो एक्टिव तत्व ले लिया, कोई सा भी रेडियो एक्टिव तत्व ले लिया, जैसे बिस्मिथ ले लें, रेडियम ले लें, है ना। इनमें से कोई धातु ली और इस धातु से अल्फा कण निकलते हैं। अल्फा कण के लिए भी हमें पता होना चाहिए द्विधनावेशित हीलियम, यानी हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की सोने की पतली पन्निका के ऊपर। अल्फा कणों की दिशा सीधी रखने के लिए यहां पर एक लेड की प्लेट लगा दी। लेड की प्लेट है ये, लेड प्लेट।
ये लेड प्लेट क्या करती है, अगर इधर कोई अल्फा कण जाता है तो उनको अवशोषित कर लेती है, इधर कोई अल्फा कण जाता है तो उनको अवशोषित कर लेती है, और जो सीधे अल्फा कण जाते हैं वो इस प्रकार से इस सोने की पतली पन्निका के ऊपर गिरते हैं। बहुत सारे अल्फा कण जाते हैं, इस सोने की पतली पन्निका के ऊपर गिरते हैं, तथा अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए इस जो पन्नी है उसके चारों ओर जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा लगा दिया, है ना, जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा लगाया। अब यहां पर एक कोई रिडेक्टर ले लिया, यानी इन अल्फा कणों को देखने के लिए, क्योंकि जब अल्फा कण इससे टकराएंगे तो बहुत ही सूक्ष्म प्रकाश उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे मान लो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा इस प्रयोग के अंदर कि अधिकांश अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण यहाँ पे आकर टकराते हैं, यहाँ चमक उत्पन्न होती है, यहाँ आके टकराते हैं, यहाँ चमक उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि देखो प्रयोग के अंदर क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण वो सीधे ही चले गए, कुछ अल्फा कण होते हैं वो थोड़े से रिफ्लेक्ट हो गए, थोड़े से प्रतिकर्षित हो गए, है ना, इस प्रकार से कुछ अल्फा कण थे वो 90 डिग्री से भी अधिक कोण के ऊपर प्रतिकर्षित हो गए, ठीक है। और लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो अपने पथ पर वापस लौट आया, है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक बना दिया, जबकि नाभिक की खोज बाद में हुई थी, इस प्रकार से भी कई बुक्स में आपको मिलेगा। ये जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा है, ये अल्फा कण जाकर इससे टकराते हैं तो अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, सीधे ही चले जाते हैं, कुछ अल्फा कण होते हैं वो अपने पथ पर वापस लौट आते हैं। लगभग 20,000 में से एक कण अपने पथ पर वापस लौट आता है। तो देखो यहां वापस लौट आने का कारण देखना है हमें, और कुछ ज्यादा नहीं इसके अंदर, यानी अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे ही चले गए। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित कण होते हैं ना, अल्फा कण धनावेशित कण है। अब धनावेशित कणों की बौछार की अगर सामने कोई धनायन है तो वो जाने वाले धनावेशित कण को वापस भेज देगा। हम जानते हैं जैसे ये कोई धनायन है, इधर से कोई धनायन आता है तो धनायन के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो धनायन वापस आ जाएगा ना, जो जाएगा वो वापस आ जाएगा। तो अधिकांश अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए, इसका मतलब ये हुआ कि उन कणों के सामने कोई धनावेश नहीं आया, तभी तो सीधे निकल गए। लेकिन 20,000 कणों में से लगभग 1-2 कण ऐसे थे जो अपने पथ पर ही वापस लौट कर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कण गया उसके सामने धनावेश आ गया, इसलिए वो वापस लौट कर आ गया, है ना भाई। धनायन ही तो धनायन को वापस भेज सकता है, तो अल्फा कण तो धनावेशित होता है ना, ये अल्फा कण धनावेशित होता है, तो अल्फा कण गया वापस आ गया, इसका मतलब सामने उसको कोई धनायन मिल गया इसलिए वापस आ गया। लेकिन अधिकांश तो निकल गए, इसका मतलब अधिकांश को धनायन नहीं मिला। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, उसमें धनावेश नहीं होता। और 20,000 कणों में से एक कण वापस लौट कर आया, इसका मतलब कि धनावेश था वो बहुत ही सूक्ष्म भाग में केंद्रित था। तो रदरफोर्ड मॉडल, जो ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, वो क्या क्या बताता है। क्या देखो इसने प्रेक्षण तो क्या किए थे, प्रेक्षण और फिर निष्कर्ष। केमिस्ट्री के अंदर 3 पॉइंट चलते हैं, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। तो प्रयोग तो हमने बता ही दिया कि क्या प्रयोग किया। प्रेक्षण क्या किया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। पहला प्रेक्षण क्या था, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, निष्कर्ष निकाल लिया। दूसरा कि परमाणु के अंदर कुछ कण थे वो कुछ एंगल से, है ना, प्रतिकर्षित हो गए, इसका मतलब परमाणु के अंदर कोई ना कोई धनावेश है जो इनको प्रतिकर्षित कर रहा है। और लगभग 20,000 कणों में से एक कण अपने पथ पर वापस लौट कर आ गया। लगभग 20,000 कणों में से एक कण अपने पथ पर वापस लौट कर आ गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला
कि परमाणु के अंदर जो धनावेश होता है वो अत्यंत सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है। परमाणु के अंदर जो धनावेश होता है वो अत्यंत सूक्ष्म भाग के अंदर केंद्रित होता है, तभी तो एक कण वापस आया, है ना। अगर धनावेश बड़ा होता तो बहुत सारे कण उस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर वापस आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहली बात तो याद रखना है, रदरफोर्ड मॉडल में सोने की पतली पन्नी का ली गई, कितनी पतली थी, 0.00004 सेंटीमीटर की जिंक सल्फाइड से लेपित स्क्रीन ली गई थी, जो अल्फा कणों के टकराने से चमकती है ना। और लेड प्लेट ली थी, जिससे कि जो अल्फा कण साइड में जाते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, द्विधन आवेशित हीलियम यानी हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। अब इसी प्रयोग से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश होता है, परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है उसके केंद्र में होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। तो एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इसी अल्फा जो प्रकीर्णन प्रयोग है इसकी सहायता से नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, बता सकते हो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट अगर हम आगे पढ़े तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुप्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुप्रयोगों के अंदर सबसे पहले हम बात करें कि रदरफोर्ड का जो ये प्रयोग था, इस प्रयोग से जो मॉडल प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं नाभिकीय परमाणु मॉडल, है ना। रदरफोर्ड के परमाणु का मॉडल है उसे नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहते हैं। नाभिकीय परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? नाभिकीय परमाणु मॉडल के नाम से। दूसरा अनुप्रयोग क्या है कि रदरफोर्ड ने यह कहा था कि परमाणु के अंदर धनावेशित ठोस भाग होता है वो नाभिक होता है। परमाणु में एक भारी धनावेशित नाभिक होता है। दूसरा क्या है? परमाणु में एक भारी धनावेशित नाभिक होता है। परमाणु में एक भारी धनावेशित नाभिक होता है। दूसरा क्या कहा? परमाणु में एक भारी धनावेशित नाभिक होता है जहां सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, है ना। नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो नाभिक में, ये भी मोस्ट याद रखना, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इन प्रोटॉनों को और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इन न्यूक्लियॉन द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। यानी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर ही होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन से ही ज्ञात करते हैं। न्यूक्लियॉन से ज्ञात करते हैं, मतलब प्रोटॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन कहते हैं और इनकी संख्या का योग ही परमाणु का द्रव्यमान होता है। अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग प्रकार का नाभिक पाया जाता है, ये भी याद रखना है ना। क्योंकि कोई नाभिक, कोई परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग है, किसी में न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या तो सभी परमाणुओं के अंदर अलग अलग ही होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग होती है। तो नाभिक होते हैं वो परमाणुओं के समान नहीं होते हैं। और नाभिक का जो आयतन होता है, अगली बात क्या कही कि नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन
परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। क्या याद रखना है? नाभिक का आयतन होता है परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु जैसे परमाणु एक प्लेग्राउंड है, फुटबॉल का मैदान है परमाणु, तो उस फुटबॉल के मैदान में रखी हुई जो बॉल होती है वो नाभिक की तरह होती है। मतलब परमाणु बहुत बड़ा है तो उसमें जो नाभिक अत्यंत सूक्ष्म होता है ना। एक बताया है मैंने कि परमाणु जैसे प्लेग्राउंड है तो उसके अंदर जो बॉल रखी हुई है वो नाभिक की तरह होती है। तो ऐसा ही रिलेशन परमाणु और नाभिक में होता है। परमाणु की अपेक्षा नाभिक होता है वो बहुत ही छोटा होता है। नाभिक का आकार या नाभिक का आकार या नाभिक का व्यास होता है, नाभिक का व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का। नाभिक का व्यास याद रखना है, नाभिक का व्यास कितना होता है? 10⁻15 मीटर कोटि का। जबकि परमाणु का व्यास होता है वो 10⁻10 मीटर कोटि का। नाभिक का व्यास होता है वो 10⁻15 मीटर कोटि का और परमाणु का व्यास होता है वो 10⁻10 मीटर कोटि का। ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ में एक अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है, ध्यान देना। बड़ा कौन है? परमाणु है ना, 10⁻10 मीटर, -10 और ये माइनस में 15 है तो ये छोटा हो गया। तो हम लिखें परमाणु का व्यास, परमाणु या आयतन लिख सकते हैं, परमाणु का व्यास या परमाणु का आयतन। तो परमाणु का व्यास लिख देता हूं मैं, परमाणु का व्यास बटे नाभिक का व्यास। नाभिक का व्यास अगर परमाणु के व्यास में नाभिक के व्यास का भाग दे दे तो ये तो परमाणु का व्यास आ गया और ये नाभिक का व्यास आ गया। इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/10⁻⁵ है ना, या फिर ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁵ मतलब 1,00,000 है ना। यानी नाभिक के आकार से मैं लिखूं परमाणु या परमाणु आयतन बराबर होता है 10⁵ इंटू नाभिक का आकार। नाभिक का आकार मतलब कि परमाणु का आकार होता है वो नाभिक के आकार से 1,00,000 गुना अधिक होता है। ठीक है, 10⁵ का मतलब 1,00,000 गुना अधिक होता है। ठीक है, अगर नाभिक की अगला देखें, नाभिक की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो नाभिक की त्रिज्या यानी नाभिक की रेडियस होती है वो समानुपाती होती है a⁻⁴। यहां a क्या है? a है परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान को लिखते हैं a से। और ये द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब परमाणु द्रव्यमान होता है न्यूक्लियन के बराबर, न्यूक्लियन के बराबर होता है परमाणु का द्रव्यमान। तो प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है द्रव्यमान, है ना। तो नाभिक की रेडियस होती है वो किसके समानुपाती होती है? न्यूक्लियॉन्स यानी द्रव्यमान की 1/3 घात के समानुपाती। और r बराबर r0 इंटू a⁻⁴ लिख सकते हैं। r0 एक नियतांक है, r0 एक नियतांक होता है। आपको सूत्र याद रखना है, ये इस सूत्र से त्रिज्या ज्ञात करते हैं। r0 एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 1.33 इंटू 10⁻13। ये r0 एक नियतांक है ना। तो ये हो जाएगा r बराबर 1.33 इंटू 10⁻13 इंटू a⁻⁴। इसकी सहायता से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम की ज्ञात करनी है ना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, द्रव्यमान होता है 27। ये एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम की त्रिज्या r बराबर 1.33 इंटू 10⁻13 इंटू
27 की पावर 1/3। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 1.33 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 27 को 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, है ना। 1/3 ये कैंसिल हो गया, 3 से इंटू कर देंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा 3.99 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में, है ना। ये एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या है। तो आपको इस माथापच्ची में नहीं पढ़ना है, आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूले से ही आपको हल करना होगा। यानी इसका मान क्या होगा और ये आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। एक मान ही तो लेना है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो नाभिक की त्रिज्या भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो रदरफोर्ड मॉडल से संबंधित क्वेश्चन सिंपल से पूछे जाएंगे, जैसे त्रिज्या पूछ लेंगे, अल्फा कण परिक्रमण के निष्कर्ष क्या निकले, अल्फा कणों को कैसे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार का छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मेन जो मॉडल है वो नील्स बोर मॉडल है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।